भाइयों, क्या हाल चाल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल वन शॉट स्टडी पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास ट्वेल्थ हिंदी व्याकरण का संपूर्ण हिंदी व्याकरण का वन शॉट। क्या संपूर्ण हिंदी व्याकरण का वन शॉट। ये मेरे ही द्वारा हैंड रिटन नोट्स हैं बाय विवेक शर्मा। लेक्चर के अंत तक बने रहें। मैं आपकी आज की शुरुआत एक मोटिवेशनल शायरी से करता हूँ कि उलझनों से डरे नहीं, कोशिशें करें बेहिसाब। कि उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करें बेहिसाब। इसी का नाम जिंदगी है, चलते रहिए जनाब, चलते रहिए जनाब। तो बढ़ते रहिए, अब आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक है। चलो हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत करते हैं। काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, भैया हिंदी व्याकरण का भी वन शॉट लाइए, भैया हिंदी व्याकरण का भी वन शॉट लाइए। तो मैं आज आपके लिए संपूर्ण हिंदी व्याकरण का वन शॉट लेके आया हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल वन शॉट स्टडी पे। तो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बैकग्राउंड में काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो चलो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। भाषा क्या है? भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी। मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों का जिस सशक्त साधन या माध्यम से आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। अब प्रमुख भाषाएं हैं संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, चीनी जैसे अनेक भाषाएं हैं। अब संस्कृत भाषा को भाषाओं की जननी देव भाषा, वह भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा माना गया है। अब भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्यतः दो प्रकार माने गए हैं। पहली है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा वह भाषा होती है जब मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करता है और सुनकर ग्रहण करता है, तो वह भाषा मौखिक रूप कहलाता है। जैसे कविता वाचन, भाषण, वाद विवाद, कहानी सुनाना एवं सुनना, रेडियो पर समाचार सुनाना। अब लिखित भाषा वह भाषा होती है जब मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करता है और पढ़कर ग्रहण करता है, तो वह भाषा लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र पत्रिकाएं, निबंध रचना, आत्मकथा, जीवनी, प्रतिलेखक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पुस्तकें, ग्रंथ आदि। नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लिख दिया तो आप मान के चले गए, आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो नोट है, कुछ विद्वान भाषा का तीसरा रूप भी मानते हैं, सांकेतिक भाषा। इसमें मानव अपने संकेतों के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है। अब मौखिक भाषा व लिखित भाषा में अंतर क्या है भैया, ये भी बता दीजिए। तो ये सुनो कि मौखिक भाषा का कोई इतिहास नहीं होता, जबकि लिखित भाषा का एक प्रमाणिक इतिहास होता है। दूसरा पॉइंट, मौखिक भाषा के लिए कोई लिपि चिन्हों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि लिखित भाषा के लिए निश्चित एवं निर्धारित लिपि चिन्ह होते हैं। तीसरा पॉइंट, मौखिक भाषा सीमित समय तक सहेज कर रखी जा सकती है, जबकि लिखित भाषा कई पीढ़ियों तक सहेज कर रखी जा सकती है, जैसे पुस्तकें, ग्रंथ, वेद, पुराण आदि। भैया चौथा पॉइंट, मौखिक भाषा में परिवर्तनशील है, जबकि लिखित भाषा स्थान परिवेश के अनुसार ही बदलती है। अब भाषा के अन्य रूप। तो पहला पॉइंट है मातृभाषा। मनुष्य जिस भाषा को अपने माता पिता, परिवार, समुदाय व जन्म स्थान परिवेश से विरासत के रूप में प्राप्त करता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। दूसरी है राष्ट्रीय भाषा। किसी समूचे शब्द के राष्ट्र के लोगों द्वारा बोली व समझी जाने वाली भाषा राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जैसे जापान में जापानी व रूस में रूसी। तीसरी है राजभाषा। किसी राष्ट्र के सरकारी कार्यों को तथा राजकाज के कार्यों को जिस भाषा में किया जाता है एवं स्वीकृति दी जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं। बहुत ही साधारण, मैंने अपनी जो हैंड रिटन नोट्स हैं बहुत ही
अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। मैं केवल पढ़ता जा रहा हूँ और आपको समझ में आता जा रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। अब हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है एवं 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया। चौथी भाषा है मानक भाषा। समाज के शिक्षित वर्ग एवं शिष्ट जनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को मानक भाषा के रूप नाम से जाना जाता है। यह भाषा व्याकरण सम्मत होती है, जैसे साहित्य, शिक्षा, पत्र पत्रिकाएं, आकाशवाणी और आदि में प्रयुक्त भाषा है। बोली। बोली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप होता है। इसका रूप स्थायी नहीं होता है। इसका प्रयोग अक्सर एक समूह के लोग करते हैं। इसका प्रयोग राजकाज एवं साहित्य रचना में नहीं होता है। अब उपभाषा। बोली का क्षेत्र थोड़ा विकसित होने पर उपभाषा कहलाती है। उसमें साहित्य की रचना होने लगती है। एक उपभाषा की अनेक बोलियां होती हैं। हिंदी उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। उपभाषा के पहले नाम बताऊंगा, उसके बाद वहां की बोलियां बताऊंगा। पहली पूर्वी हिंदी, दूसरी पश्चिमी हिंदी, तीसरी बिहारी हिंदी, चौथी राजस्थानी, पांचवी पहाड़ी हिंदी। अब पहली हिंदी की जो पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं वो हैं ब्रज, बांगरू, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौज और खड़ी बोली। बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं वो हैं आपकी मगही, मैथिली व भोजपुरी। राजस्थानी उपभाषा की जो बोलियां हैं वह हैं मेवाड़, मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती और मालवी। पहाड़ी हिंदी की जो बोलियां हैं वह हैं गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मलयाली। अब खड़ी बोली हिंदी। खड़ी बोली का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। खड़ी बोली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पश्चिमी जिलों की भाषा है। खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप ही हिंदी कहलाता है। आज इसी में शिक्षा दी जाती है। अब बोली और भाषा में अंतर। बोली और भाषा में निम्नलिखित अंतर हैं। बोली और भाषा में अंतर बताता हूं मैं कि बोली का क्षेत्र सीमित है, लेकिन भाषा का जो क्षेत्र है वह विस्तृत होता है। बोली का जो व्याकरण, बोली में व्याकरण नहीं होता है, लेकिन भाषा का प्रमाणिक व्याकरण ही होता है। तीसरा, बोली का कोई शब्दकोश नहीं होता है। इसका भाषा का विस्तृत सार्थक शब्दकोश होता है। चौथी, बोली में साहित्य रचना असंभव है और इसमें भाषा में साहित्य रचना संभव है। पांचवी, बोली के लिए लिपि चिन्ह निर्धारित नहीं होते हैं और इसमें भाषा के लिए निश्चित लिपि चिन्ह निर्धारित होते हैं। अब बोली उपभाषा के लिए एक राजस्थानी कहावत प्रसिद्ध है, कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी। मतलब हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। अब भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का उल्लेख तो संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 के तहत भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है तथा सहभाषा अंग्रेजी को स्वीकार किया गया है। अब लिपि। अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट, नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नया टॉपिक का नाम है लिपि। अब लिपि क्या होती है? भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। भारत की प्राचीन लिपियां ब्रह्मी और खरोष्टी हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है
जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ माना जाता है। अब देवनागरी लिपि का नामकरण। तो देवनागरी लिपि का नामकरण गुजरात के नागर ब्राह्मणों की लिपि होने के कारण यह प्रारंभ में नागरी लिपि कहलाती थी तथा यही लिपि देव भाषा संस्कृत की लिपि होने के कारण इसका नाम देवनागरी लिपि पड़ा। अब देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। तो देवनागरी लिपि की पहली विशेषता है कि यह लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। दूसरी विशेषता यह है कि यह लिपि उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। तीसरी विशेषता है कि इसमें वर्णों का उच्चारण स्थान निर्धारित है। चौथी विशेषता है कि यह रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। पांचवी विशेषता है कि यह लिपि विश्व की किसी की भाषा को पढ़ने में सहायक है। अब प्रमुख लिपियां वह जिका को पढ़ा के दें। अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगला टॉपिक है प्रमुख लिपियां व भाषाएं। पहली देवनागरी, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली और कश्मीरी, रोमन, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, फ्रांसीसी, गुरमुखी, पंजाबी, फारसी, उर्दू। अब ब्रेल लिपि क्या होती है? ब्रेल लिपि होती है अंधे लोगों के लिए संकेत चिन्हों के रूप में लिखने पढ़ने के माध्यम को ब्रेल लिपि में लिखा जाता है। हिंदी में कुल वर्ड होते हैं 44 वर्ड, जिसमें से स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33। आप लोग जानते ही होंगे, मैं आशा करता हूं। हिंदी में कुल संयुक्त व्यंजन वर्ड होते हैं 4, छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब व्याकरण। भाषा पढ़ ली, लिपि पढ़ ली, अब व्याकरण पढ़ लो। जो व्याकरण शब्द है वह वी प्लस आ प्लस क्र धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना, विश्लेषण करना। अब इसकी परिभाषा है भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने वाले नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। अब व्याकरण के अंग। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। दूसरा शब्द विचार। इसमें शब्द के भेद, उत्पत्ति व रचना आदि के साथ शब्द के प्रकारों का उल्लेख किया होता है। पद विचार। शब्द को जब व्याकरण सम्मत वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वह पद कहलाता है। चौथा वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद, विश्लेषण, वाक्य निर्माण की जानकारियां दी जाती हैं। अब भाषा की इकाइयां। भाषा की 5 इकाइयां होती हैं। पहली ध्वनि, दूसरी वर्ण, तीसरी शब्द, चौथी पद और पांचवी वाक्य। तो ध्वनि हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। हमारे जो मुख से जो आवाज निकलती है, हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। अब वर्ण। मुख से निकलने वाली ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उनका लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जैसे क, च, ट, त। शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे रा प्लस म, राम। पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। वाक्य। शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है। अब हमारी शायद भाषा कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने व्याकरण कंप्लीट कर ली। व्याकरण करने के बाद और लिपि कंप्लीट कर ली। भाषा, व्याकरण और लिपि। अब इनके क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों को करती हैं।
कुछ इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूँ आपके लिए, क्वेश्चनों पर ध्यान दें, पढ़ते जाऊंगा, आप इनके आंसर खुद से ढूंढें। पहला क्वेश्चन, प्राणी द्वारा अपने विचार, भावनाएं, संदेश व सूचनाएं अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के प्रमुख दो माध्यम हैं, कौन कौन से हैं बताओ। बोलकर अपने विचार समझना भाषा का मौखिक माध्यम है, लिखकर अपने विचार समझना भाषा का लिखित माध्यम है। भाषा के सांकेतिक माध्यम में ध्वनि। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, कुल मैं आपके लिए प्रश्न लेके आया हूँ 16। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ 16, और फिर और भी क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है कुल मिलाकर, 24 हैं। कितने क्वेश्चन है? 24 क्वेश्चन है। इन 24 क्वेश्चनों में आपके 2 नंबर छिपे हुए हैं, और मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दूं, 2 नहीं 3 मार्क्स। तो आप इन 24 क्वेश्चनों को जरूर पढ़ें, देखें, समझें और करके आए एग्जाम में। तो क्वेश्चन है कि भाषा के सांकेतिक माध्यम में ध्वनि या साक्षर होने जैसी शर्तों की आवश्यकता नहीं है। छठवां, ध्वनि की सबसे छोटा भाग जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता वर्ण कहलाता है। सातवां, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। आठवां, भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहा जाता है। जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है वह वाक्य कहलाता है। जी क्वेश्चन टाइप में ही आंसर छिपे हुए हैं इनके। समझे मेरी बात को? तो जरूर पढ़ें इन क्वेश्चनों और आंसरों को, दोनों को। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ड डॉट 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 वर्ड। देवनागरी लिपि का विकास भारत की ब्राह्मी लिपि से हुआ था। ये आंसर ही है, ओनली ये क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए इन आंसरों में। तो इनको अपने खुद से एक बार जरूर पढ़कर देखें, खुद से एक बार जरूर पढ़कर देखें इन क्वेश्चनों को। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुने। प्रत्येक भाषा को स्थिर, मानक एवं परिनिष्ठित रूप से प्रदान करने की लिपि की आवश्यकता रहती है। इन क्वेश्चनों को पढ़ें। लेक्चर ज्यादा लंबा होगा, इस वजह से मैं टॉपिकों को जल्दी जल्दी आगे की तरफ मूव कर रहा हूं। अब अगला टॉपिक है अपना शब्द शक्ति। शब्द शक्ति। अब शब्द शक्ति क्या है? शब्द शक्ति का अर्थ बात को श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता अथवा शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंगानुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य ही शब्द शक्ति है। वक्ता के द्वारा कही गई बात को श्रोता जिस शक्ति के माध्यम से ग्रहण करता है तथा बुद्धि के द्वारा जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। जिसको श्रोता मतलब सुनने वाला ग्रहण करता है तथा बुद्धि के द्वारा जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे कौन सी शक्ति कहते हैं? शब्द शक्ति। अब शब्द शक्ति की परिभाषा, किसी भी शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द और अर्थ के इस चमत्कारिक स्वरूप को प्रकट करने वाली शब्द शक्तियां 3 प्रकार की हैं। पहली अभिधा, दूसरी लक्षणा, तीसरी व्यंजना। अभिधा का अर्थ कथित या मुख्यार्थ या वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ। थोड़ी मेरी तबीयत खराब है,
कोई ना, पर मैं आपके लिए लेक्चर डेली की डेली लाते रहूंगा हमेशा। लक्षणा लक्ष्यार्थ और आरोपर्यार्थ, व्यंजना व्यंग्यार्थ और प्रतीत होना या अन्यार्थ। अब भैया इनके शब्द क्या क्या है? वाचक मुख्यार्थ, लक्षणा लक्षक, व्यंजना व्यंजक। आचार्य मम्मट ने काव्य शास्त्र काव्य प्रकाश में 3 प्रकार के शब्द व 3 प्रकार के अर्थ बताए हैं। इन्हीं के आधार पर 3 प्रकार की शब्द शक्ति बताई है। इन्हीं के आधार पर 3 शब्द शक्ति बताई है। ठीक है, अब शब्द शक्तियों का विवरण। पहला, अभिधा शब्द शक्ति, वक्ता द्वारा कही गई बात को श्रोतागण मुख्यार्थ सरल एवं लोक प्रचलित अर्थ को बिना किसी अवरोध के ग्रहण करते हैं, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, रूढ़, यौगिक व योग ऋण शब्द। देखो, मैं सिर्फ आपको पढ़ाते ही जाता हूँ, मैं कोई बीच में फालतू बात नहीं करता। लेक्चर आज लंबा होने वाला है, कम से कम 1.5-2 घंटे का, तो मैं जल्दी से जल्दी खींचने की कोशिश कर रहा हूँ हैंड रिटन नोट से, तो डायरेक्ट पढ़ते ही जाऊँगा अब यहाँ से आगे। ठीक है, चलो समझते चलो, बस एक बार खुद से भी पढ़ के देख लेना। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, किसान खेत पर हल चलाता है, सीता प्रतिदिन विद्यालय जाती है, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, गाय घास चर रही है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, चमेली के श्वेत पुष्प से सुगंध आती है, प्रातः काल व्यायाम करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। नोट, जब किसी पद में यमक अलंकार की प्राप्ति होती है तो वहां प्रायः अभिधा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति, जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, तब अन्य अर्थ लक्षणा पर या दीर्घकालिक से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित होता है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण, मोहन गधा है, राजा तो निरी गाय है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त गधा व गाय शब्दों को सुनकर या पढ़कर अर्थ ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है, तब हम इनसे संबंधित अन्य अर्थ मूर्ख व सीधी सादी ग्रहण करते हैं तो उनका पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाता है। अतः अन्य अर्थ प्रकट होने के कारण यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाती है। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं। पहला, रूढ़ी लक्षणा। रूढ़ी लक्षणा क्या होता है? जब किसी रूढ़ी या प्रचलन के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, तब वहाँ रूढ़ा रूढ़ी लक्षणा मानी जाती है। नोट, रूढ़िवात परंपरा से चली आ रही बातें, मुहावरे व लोकोक्तियों से रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति बनती है। उदाहरण, राजस्थान वीर है। प्रस्तुत वाक्य में राजस्थान मुख्यार्थ है, राजस्थान राज्य, परंतु यहाँ पर इस अर्थ की बाधा है क्योंकि राजस्थान तो जड़ निर्जीव है, वह वीर कैसे हो सकता है। इस स्थिति में इसका यह अर्थ लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है कि राजस्थान के लोग वीर हैं। महाराष्ट्र साहसी है, पंजाब शेर है, मुंह पर ताला लगा लो, सैनिकों ने कमर कस ली, महेश आभासे बातें करता है, कश्मीर रक्त में डूब गया, सीकर में लाठियां चल रही हैं, बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय।
अब प्रयोजनवती लक्षणा। जहाँ मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ किसी प्रयोजन उद्देश्य की सिद्धि के लिए लिया जाता है तो वहाँ प्रयोजनवर्ती लक्षणा होती है। उदाहरण, श्वेत दौड़ रहा है। प्रस्तुत वाक्य में श्वेत का मुख्यार्थ सफेद रंग बाधित है क्योंकि वह दौड़ कैसे सकता है। इसका लक्ष्यार्थ है श्वेत रंग का घोड़ा दौड़ रहा है, अर्थात किसी गुड़ दौड़ प्रतियोगिता के दौरान यह वाक्य बोला जाता है तो श्रोता इसका यह अर्थ ग्रहण कर लेता है कि सफेद रंग का घोड़ा दौड़ रहा है। इस प्रकार किसी प्रयोजन विशेष घुड़दौड़ से यह अर्थ ग्रहण करने के कारण यहाँ प्रयोजनवर्ती लक्षणा है। दूसरा, भाले प्रवेश कर रहे हैं। वाक्य से युद्ध भूमि में प्रस्तुत वाक्य से युद्ध भूमि में आलेधारी सैनिक का प्रवेश कर रहे हैं। तीसरा, साधु गंगा में बसता है। चौथा, लाल पगड़ी आ रही है। पांचवा, पेट में आग लगी है। छठवा, सारा घर तमाशा देखने गया है। सातवां, यह झंडे कहाँ जा रहे हैं। आठवां, आओ मेरे शेर, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से प्रकट होता है न लक्षणा से, बल्कि कोई अन्य अर्थ ही प्रकट होता है, वह व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना का अर्थ है विकसित करना, रहस्य खोलना या स्पष्ट करना। अतः किसी शब्द का घुपा हुआ अर्थ या अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं। पहला शाब्दी व्यंजन, दूसरा आर्थी व्यंजना। पहला शाब्दी व्यंजना, शब्द प्लस ई। जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो, शब्द बदल देने से अर्थात पर्याय रख देने से अर्थ बदल जाता हो, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है, क्योंकि अभिष्ट अर्थ के लिए वही शब्द आवश्यक है। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मान सुचून। नोट, श्लेष अलंकार से शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति बनती है। दूसरा, आर्थी व्यंजना, अर्थ प्लस ई। जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर रहती है, उसका पर्याय रख देने पर अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है, वह आर्थी व्यंजना होती है। आर्थी व्यंजना में बोलने वाले सुनने वाले प्रकरण देश काल आदि का बोध कराती है। नोट, समय का बोध कराने वाली शब्द शक्ति आर्थी व्यंजना कहलाती है। उदाहरण, पुजारी ने कहा, अरे संध्या हो गई। प्रस्तुत वाक्य को कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो उसे संध्या को क्या क्या कार्य करना है इसी संदर्भ में ग्रहण करेगा। पुजारी पूजा करने हेतु, किसान घर लौटने हेतु तथा गृहिणी रसोई बनाने हेतु इसका अर्थ गृहिणी ग्रहण करेगी। दूसरा पॉइंट, सूरज डूब गया। तीसरा, सूर्यास्त हो गया। चौथा, प्रातः काल हो गया। पांचवा, सूर्योदय हो गया। छठवां, सूरजमुखी खिल रही है। सातवां, रजनीगंधा खिल रही है। आठवां, मार्च का महीना आ गया। नवा, बसंत ऋतु आ गई है। दसवां, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मन हवे जात अजो वहीं वहाँ यमुना के तीर। इसमें गोपिका कृष्ण के साथ बिताए वक्त व यमुना तट पर की गई लीलाओं को याद कर रही है। जो बातें वह कहना चाहती हैं, हृदय के जिन भावों का प्रभाव व्यक्त करना चाहती हैं, वह समस्त भाव संसार यहाँ व्यक्त हो गया है। अब प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर है, मैं आपके लिए देखो प्रश्न उत्तर भी लेके आता रहता हूँ। देखो आप मैं कह तो रहा हूँ, आप मेरे साथ लगे रहो। आपके में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश सारी सब्जेक्ट में अगर 100 आउट ऑफ 100 नहीं दिलवाए तो हमारा नेम ओ शॉर्ट स्टडी नहीं। तो शब्द का अभिष्ट अर्थ सुरेता तक, मतलब मैं आपके लिए रातों दिन मेहनत कर रहा हूँ, तो आपके लिए 100 आउट ऑफ 100 लाने का प्रयास पूरा कर रहा हूँ। आप बस मेहनत करिए और आपके नंबर आएंगे। तू बस मेहनत कर, तेरा साथ निभाने हम है ना।
तू बस मेहनत कर, तू बस मेहनत कर, क्योंकि मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, मेरी भी बोर्ड परीक्षाएं हैं, तो मैं आपके साथ रात और दिन लगाऊं, बैकग्राउंड में मेहनत करने लगाऊं, तो आप भी मेरे साथ मेहनत करिए प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, पर मैं उन माता पिता पेरेंट्स की फीलिंग जानता हूँ, इस वजह से मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप मेहनत करिए, मेहनत करिए। बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, तो लगे रहिए, लगे रहिए। शब्द का अभिष्ट अर्थ श्रोता तक पहुँचाने की क्षमता किसमें होती है? अ संधि में, ब रसों में, तीसरी शब्द शक्ति में, द अलंकार में, तो स शब्द शक्ति में। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे व्यापार कहते हैं? अ शब्द शक्ति को, ब रस को, स छंद को, द अलंकार को, तो अ शब्द शक्ति को व्यापार कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है। अ शेर जंगल में रहता है, ब राजस्थान के लोग वीर हैं, स संध्या हो गई, द राजस्थान जाग उठा। देखो, मैं आपके लिए रात और दिन बैकग्राउंड में मेहनत कर रहा हूं, तो आप, मेरे भी बोर्ड एग्जाम है और आपके भी बोर्ड एग्जाम है, तो आप भी मेरे साथ मेहनत करिए। ज़्यादा नहीं तो आप उन माता पिता और पेरेंट्स की नज़र में देखिए कि वो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए और मेरे साथ लगे रहो, रात और दिन की मेहनत करो। मैं आपके लिए 1.5 घंटे का लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ लगे रहो, लगे रहो। तो चलो चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 4, पानी गए न ऊबरे मोती मानस चून, पंक्ति में शब्द शक्ति कौन सी है? अ ऋणा लक्षणा, ब प्रयोजनवती लक्षणा, स शाब्दी व्यंजना, द आर्थी व्यंजना, तो स ऑप्शन सही है, शाब्दी व्यंजना। प्रश्न नंबर 5, रजनीगंधा खिल गई है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, ब व्यंजना, स अभिदा, द कोई नहीं, तो ब कौन सी? व्यंजना। ठीक है, अब मैं कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, इनको एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, क्योंकि समय मेरे पे कम है, मैं लेक्चर को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब हम आगे की टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चनों को एक बार आप पढ़ के जरूर देख लीजिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है अलंकार। क्या है? अलंकार। अलंकार किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला होता है अलम और दूसरा होता है कार। अब अलंकार शब्द की जो उत्पत्ति है वो व्याकरण से हुई थी। अलंकार वह होता है जो शब्द की शोभा को बढ़ाता है, तो इसको समझें। अलंकार शब्द की रचना अलम प्लस कार के योग से हुई है। यहाँ अलम का अर्थ होता है शोभा तथा कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जो शोभा में वृद्धि करता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के आभूषण भी कहते हैं। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार का प्रयोग करने से ही काव्य की शोभा बढ़ जाती है। कहने का मतलब यही है कि अलंकार किसी कविता को रोचक बनाता है। क्या बनाता है? रोचक बनाता है। जैसे कि किसी कविता में आ गया कि हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। मतलब हवा हूँ 2 बार शब्द प्रयोग हो गया। तो इसमें अलंकार कौन सा है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर इसको लग रहा होगा कि सुनकर कुछ ना कुछ तो हो रहा है, वही है। ठीक है, अब परिभाषा क्या होती है इसकी? परिभाषा होती है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। अब जो शब्दालंकार होता है वह शब्द प्लस अलंकार से बना हुआ है, और जो अर्थालंकार होता है वह अर्थ प्लस अलंकार से बना हुआ है, और जो उभयालंकार होता है वह उभय प्लस अलंकार से बना हुआ है। अब शब्दालंकार क्या होता है? शब्दालंकार होता है कि जिस वाक्य में किसी शब्द विशेष के कारण अलंकार की उत्पत्ति होती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अनुप्रास, यमक और पुनरुक्ति, प्रकाश, श्लेष, इसके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होती हैं इसके? 4 भेद होते हैं। ठीक है, अब अर्थालंकार क्या होता है? अर्थालंकार होता है जिस काव्य में किसी अर्थ विशेष के कारण अलंकार की उत्पत्ति होती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। विरोधाभास, अतिशयोक्ति, विभावना, वक्रोक्ति, भ्रांतिमान और संक्रांति अलंकार,
ये इसके भेद होते हैं, उभयालंकार और अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का ही एग्जाम्पल है, भगवान भक्तों की भयंकर भूर भीत बगाइए। छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की, तारनी तनुजा तट तमाल तरवर भय छाए, उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल से ना बसी। ये अनुप्रास अलंकार है। बड़ा ही अच्छा लगता है मेरे को तो, और अगर आपको अच्छा लगता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। अब अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भी 4 भेद होते हैं। पहला छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में जब किसी पद में किसी वर्ण की आवृत्ति केवल एक बारी होती है तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण कानन कठिन भयंकर भारी, दूसरा घोर घाम हिम बार बयारी, तीसरा करुणा कलित हृदय में विकल रागिनी बजती है। ठीक है। अब वृत्यानुप्रास, ये अलंकार है। वृत्यानुप्रास ये आप खुद से ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है चंदू के चाचा ने, बस ज़्यादा नहीं बोलने की जरूरत है मेरे को, इसका ये एग्जाम्पल है। अब श्रुत्यानुप्रास अलंकार का जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, वो है तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी नठुराई। मतलब जो तुलसीदास जी हैं ना, वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी इस मुस्कान को देखकर बड़ा ही सपनों में खो चुका हूँ, तो मेरे पे कृपा कीजिए कि आप दोबारा जब आए मेरे पास तो मेरी भयंकर भूत वीर को भगा दीजिए। ठीक है। अब अत्यानुप्रास अलंकार। अलंकार काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर का पूछा जाता है। पूरी जो ग्रामर है ये 26 नंबर की है, तो ध्यान से पढ़ें। अत्यानुप्रास अलंकार। अत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है कि जब किसी छंद के चरणों के अंत में एक जैसे स्वरों या व्यंजनों वर्णों का प्रयोग होता है तो वह अत्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। अत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण है काली काली अलकों में आलस मदनत पलकों में, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, वह खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह भी अत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। जैसी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यह भी उदाहरण किसका है? अत्यानुप्रास अलंकार का। ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। 0। अब नोट। अब लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार का उदाहरण है कि पूत सपूत तो क्यों धन सींचे और पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। यह लाटानुप्रास अलंकार का भेद है। वे गर हैं वन ही सदा जहाँ है बंधु वियोग, वे गर हैं वन ही सदा जहाँ नहीं बंधु वियोग। यह भी लाटानुप्रास अलंकार का ही भेद है। भेद ही पूछे जाते हैं। ज्यादातर मैं आपको बता दूं कि अलंकार से क्या पूछा जाता है। अलंकार से ज्यादातर उदाहरण ही पूछे जाते हैं। उदाहरण से ही पूछता है कि एक उदाहरण आपको दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित अलंकारों में से यह जो पंक्ति है उपयुक्त पंक्ति किसका उदाहरण है। तो पूछ लेगा कि लाटानुप्रास, वक्रोति और भ्रांति, यमक, ऐसे पूछ लेगा तो आपको तुरंत टिक लगाना है। एग्जाम्पल में आपको बार बार कह रहा हूँ कि उदाहरण ही पूछे जाते हैं। ठीक है। अब यमक अलंकार। यमक अलंकार के भेद होते हैं। भेद उदाहरण है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बैराय जग वो पाए बोराय। कनक दतूरा, दतूरे के बीज कनक सोना धन, सारंग ले सारंग उड़ियो, सारंग पुगयो आए, जय सारंग सारंग कहे मुख को सारंग जाए। मोर सूर्य बादल मोर वाणी सूर्य, काली घटा का घमंड घटा। मतलब एक तरफ तो घटा का मतलब बादल है और काली घटा का घमंड घटा। एक तरफ घटा का मतलब कम होना है, एक तरफ तो घटा का मतलब बादल है, क्या है? बादल है। और एक तरफ घटा का मतलब क्या है? कम होना। ठीक है। अब सजना है मुझे सजना के लिए, मतलब एक तरफ तो जो सजना है ना वह है क्या? श्रृंगार। और दूसरी तरफ जो सजना है वो किसके लिए यूज किया गया है? प्रिय, मतलब प्रिय, प्यारे। ठीक है। एक और उदाहरण
कि वे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। पहले 3 बेर का मतलब है भोजन करना, दूसरे 3 बेर का मतलब है बेर नामक फल को खाना। यमक अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, पहला उमंग यमक, दूसरा सबंग यमक। अब उभंग यमक कौन सा होता है कि जब किसी पद में शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसकी आवृत्ति दिखाई पड़ती है तो वहां उभंग यमक अलंकार माना जाता है। उदाहरण भजन कहो ताते भाज्यो भाज्यो न एको बार, दूर भजन जाते कहो सोतु भाज्यो गवार। मतलब एक भजन का मतलब है भजन पूजन या भाग जाना, दूसरे भजन भज्यों का मतलब है भाग गया या भजन किया। दूसरा नगन जड़ाती थी, वे नगन जड़ाती हैं। मतलब एक का मतलब है नगीने, दूसरे नगन का मतलब है वस्त्रहीन। दीमक ले दीपक चली, कर दीपक का ओठ। एक दीपक का मतलब दीप, दूसरे दीपक का मतलब जलना और तीसरे दीपक का मतलब असुम्मता का प्रतीक। असुम्मता का प्रतीक। तो पर 12 उर्वशी सुनी राध की सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। उर्वशी मतलब एक अप्सरा, हृदय में बसना, उर्वशी नामक आभूषण के समान। एक उर्वशी नामक आभूषण होता है और एक उर्वशी इंद्र की अप्सरा है। अब सबंग अलंकार। सबंग अलंकार जब किसी पद में किसी शब्द के टुकड़े करने पर ही अन्य शब्द के समान आकृति दिखाई पड़ती है तो वह सबंग यमक अलंकार माना जाता है। उदाहरण केवल राम है, मतलब निर्बल केवल राम है। सही बात है भैया भ्राता जी के निर्बल के जो बल हैं वह राम जी ही हैं। अब दूसरा, मचलते चलते हो तुम वृथा। तीसरा, फूल रहे हैं फूल कर फूल उपवन में। मोहन अब मन माहे हैं, मोहन अब मान माहे। तीसरा, श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। जब पंक्ति में एक शब्द केवल एक ही बार आए लेकिन अलग अलग संदर्भों में अर्थ अलग अलग प्रकट करे वहां श्लेष अलंकार माना जाता है। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी चून आटे का आटा या चूना, मोती पानी उबरे चमक। मगन आवत देख पट देत बार बार। पट मतलब वस्त्र या दरवाजा ठीक है। नवजीवन दो घनश्याम हमें। नवजीवन नव पानी जीवन दो घनश्याम घन बादल के समान घन श्याम कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। मैं कह रहा हूं बार बार, जो मैंने ये उदाहरण लिख के लाया हूं ना, ये जो मैं उदाहरण लिख के लाया हूं, ये उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना वो उदाहरण ही हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उदाहरणों को बड़ी ही ध्यान पूर्वक पढ़ें। नरकी अरुणल नीर की गति एक ही कर जोए, और जेते नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। एक मनुष्य ऊंचाई और नीर जल महानता। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। मधुबन और यौवन और कलियां फूल की आशा और आशा उमंग है। बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न दे। मतलब नृप और गुण विशिष्टता और कूप और गुण रस्सी। अब श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं। पहला है उभंग अलंकार, दूसरा सम्यक श्लेष।
उमंग श्लेष जो होता है वह है, इसके एग्जाम्पल करा दूंगा आपको मैं। शबंग श्लेष ये ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, हमारे एग्जाम्पल है नहीं, पर तो भी उदाहरण करा देता हूं कि चिरजीवो जोर जुरे क्यों ना सुनहि गंभीर, और क्यों घाटे व वृष भानुजा वे हलधर के वीर, राधा गाय और बलराम और बैल। ठीक है। अब विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास का शाब्दिक अर्थ होता है विरोध का आभास होना। जब किसी काव्य पंक्ति में वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है तो वहां पर विरोधाभास अलंकार माना जाता है। उदाहरण उसमें है, यह गोदावरी अमृत तन के फल देत, कैसे जीवन सार को अशेष दुख हर लेत। यहाँ गोदावरी को विस्मय बताया है तथा अमृत के समान फल देने वाली और सभी के कष्टों को हरण करने वाली बताया है। या अनुरागी चित की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। काव्य पंक्ति में स्पष्ट जितने काले रंग रंग में डूब उज्ज्वल होता जाता है। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े 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 तरेज बूढ़े सब अंग। प्रस्तुत पंक्ति में बताया गया है कि वाद्य संगीत कविता राग और प्रेम के रंग में जो नहीं डूबे वे डूब गए तथा जो डूब गए वे तिर गए। नैन लगे जब से सखी तब से लगत न नैन, जो जन से नमन है उन्नत होते वे सदा। मैं जन्म में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। आपको इसको देखकर कुछ याद आ रहा है ना? आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? यह आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा से लिया गई पंक्ति है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ और सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। अब सातवां, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यह भी आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा से लिया गया है। अब आठवां, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यह भी उसी से लिया गया है। वाह मुख की मधुराय कहा कहे, मीठे लगे अखियां लुनाए। ठीक है। अब अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जब किसी वस्तु व्यक्ति आदि का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगी ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई गई। मतलब ना तो हनुमान की पूंछ में आग लगा पाई और ना कटु है पायो और डरवा पूंछ दो के आग लग गई और लंका चली गई। तो ये अलंकार यूज हुआ अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था। अरे यार बुरी बात है। उपयुक्त उदाहरण में बताया गया है कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेतक ने नदियां पार कर ली। यह महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की अतिशयोक्ति है। इस तथ्य का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। किसी भी शब्द का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है उसमें कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति। कौन सा? अतिशयोक्ति। धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। मतलब उपयुक्त उदाहरण में कहा गया है कि जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया तभी धरती आसमान नदियां कांपने लगी और सभी जीवों के प्राण निकलने को हो गए। यह बात बिल्कुल असंभव है क्योंकि बिना बाण चलाए ऐसा नहीं हो सकता। इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार का ही प्रयोग है। मैं बरजी के बार तू इतकत लेत करोट, और पंखुरे लगे गुलाब की पर है गात खरोट। मतलब कि एक सुदामा की दीन सा करुणा करे, करुणा ने दे रोए, और पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनने के जल सो पग धोए। इसमें भी कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार।
संदेशा मधुबन कूप भरे। अब देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। मैं तो राम विरह की मारी, मोरी मुंदरी हो गई कंगना, यह भी अतिशयोक्ति अलंकार है। देख लो साकेत नगरी, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। कड़त साथ ही म्यानते, असुर पुतनते प्राण, इसमें भी अतिशयोक्ति ही अलंकार है। अब विभावना अलंकार। विभावना अलंकार का उदाहरण है बिनु पग चलें, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। राजभवन को छोड़ कृष्ण थे चल गए, तेज चमकता था उनका फिर भी भास कर चल दिए, इसमें भी कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवः सकल कलिमल दहन। उपयुक्त पंक्ति में बताया गया कि गूंगा व्यक्ति भी बहुत बोलता है, जो लंगड़ा है वह पर्वत चढ़ जाता है जब प्रभु की कृपा होती है। यहाँ पर कारण नहीं है, फिर कार्य पूर्ण हो रहा है। इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना। क्या बात है कि मूर्ख होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, मतलब मूर्ख जो गूंगा होता है ना, वह भी बोलने लग जाता है जब प्रभु की कृपा होती है। और जो लंगड़ा होता है ना, पैर से जो चल नहीं पाता है, वह भी पर्वत को चढ़ जाता है जब किसकी कृपा होती है? प्रभु की। तो आप अपनी मेहनत करिए, फल देने की राम जी पे छोड़ दीजिए। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में ऊदो, और नित बसत बहार बरसी की ही, इसमें वक्रोक्ति अलंकार के भी कुछ दो उदाहरण देख लो कि बिच्छू को गोकित की गिरिजय, सोतो को मांगन बलद्वार गयोरी, हे पशुपाल कहाँ सजनी, जमुना तट धेनु चराय रहो रही। ठीक है। कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का काम यहाँ, कौन तुम में घनश्याम तो बरसों कित जाए, मतलब कौन तुम के मैं घनश्याम हूँ, तो जहाँ घनश्याम ने कौन है काम, तो घनश्याम तो तुम और ही बसो, ये राधा मैया कह रही हैं। कौन द्वार पर, तो कहते हरे में राधे, मतलब हरे में हूँ राधे, तो क्या वानर का काम यहाँ, या तुम्हारा काम हो या बंदन को का काम हो, मैं कहता हूँ अंत जाऊ तुम बंदन है तो जावे, मतलब वही बात है कि एक पापा ने कही, एक पापा है, पापा जी है, और एक बाको लल्लू हो, पापा को बाको नाम हो गोदना। गोदना ते कई बेटा लल्लू, घर रिश्तेदार आए हैं तो बिनती नो कह दियो, अबई नहीं ने रुक के जाइयो, नहीं अबई कछु ऐसे ही कहिए कि अबई मन जाऊ ने डट के जाइयो, गरबाई नहीं कह रहे, तो बाने कह रही अबई चले जाओ, गरबाई नहीं कर रही हैं, तो बाने उल्टी कह रही, तो जी वक्रोक्ति अलंकारी कह दो बाने कि अबई नहीं न डट के जाइयो, बाने नो कह नहीं, बाने कह रही अबई नहीं तुम अबई चले जाओ। ठीक है, तो जब वक्रोक्ति अलंकार है। एक कहो वर देत शिव भाव चाहिए मीत, और सुन कहे को भले भवई भाव चाहिए मीत, ये भी हो गया। अब भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार के भी कुछ उदाहरण पढ़ लीजिए कि नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्युष्क यह कौन है। यहाँ नाक के आभूषण के मोती अनार दाड़िम के बीज का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, अतः यह भ्रांतिमान अलंकार है। अंधेरे में किसी रस्सी को सांप समझ लेना भ्रांतिमान अलंकार है। कप करे हृदय विचार, दीन ही मुद्रिका हरि तब, जान अशोक अंगार सी हरिम उठाई रही है तब। मतलब मैं अब लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ। थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब चल रही है। मैंने ज़्यादातर आपको सारी हिंदी का संपूर्ण हिंदी व्याकरण 1 घंटे के अंदर करा दी है, और मिलती है हम अगले लेक्चर में।
तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और भाइयों मेहनत करते रहिए। बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, लगे रहो अपने लक्ष्य से, भटको नहीं। इसी के साथ एक शायरी के साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ कि जी तोड़ मेहनत करो मंजिल मिल ही जाएगी, कि जी तोड़ मेहनत करो कि मंजिल मिल ही जाएगी। भटको ना इधर उधर अपनी मंजिल पर दृढ़ संकल्प रखो, भटको ना इधर उधर अपनी मंजिल पर दृढ़ संकल्प रखो, संकल्प रखो। और इसी के साथ मैं आज लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।